तुम स्क्रीन पर एक नंबर देखते हो। अगर वो हरा है तो तुम अमीर हो रहे हो, अगर वो लाल है तो तुम गरीब हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता ही नहीं क्यों। तुम्हारा एक कोवर्कर था, उसने कोई स्टॉक खरीदा, करीब 40 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया और नौकरी छोड़ दी। अब वही इंसान गोवा में बैठकर मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा है और तुमने भी वही स्टॉक खरीदा, लेकिन लगभग 2.5 लाख रुपए का लॉस हो और तुम अभी भी अपनी डेस्क पर बैठे हो। तो फर्क क्या है? बस इतना, वो लकी था और तुम नहीं। वेलकम टू द स्टॉक मार्केट, जहां लाखों लोग अपनी लाइफ सेविंग्स ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझते भी नहीं, और फिर भी ये सिस्टम चलता रहता है। पूरी कहानी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्टॉक होता क्या है? स्टॉक असल में किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो एप्पल के 100 करोड़ शेयर्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक शेयर है, तो टेक्निकली तुम एप्पल के 100 करोड़वें हिस्से के मालिक हो। हर आईफोन जो बिकता है, हर मैकबुक, यहाँ तक कि हर महंगा चार्जिंग केबल, उसके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारा भी है। बस यही होता है स्टॉक, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर लोग इसे गैम्बलिंग की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि लोग कंपनी को ओन नहीं करते, वो सिर्फ प्राइस को ओन करते हैं। और प्राइस क्या है? आज कोई तुम्हारे हिस्से के लिए कितना पैसा देने को तैयार है? कल लोग उसके लिए लगभग 12,000 रुपए देने को तैयार थे, आज शायद 11,500 रुपए। और कल कितना होगा किसी को नहीं पता। यही है स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां लोग हर समय इस बात पर आर्ग्यू करते रहते हैं कि किसी चीज की असली कीमत क्या है, और ये आर्ग्यूमेंट कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल आता है, कंपनीज स्टॉक बेचती ही क्यों है? सिंपल, पैसों के लिए। किसी कंपनी को कैश चाहिए होता है। शायद वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हो, नई फैक्ट्रीज बनाना चाहती हो, नए एम्प्लॉइज हायर करना चाहती हो, या नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहती हो। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, बैंक से लोन लो, इंटरेस्ट भरो और सालों तक किसी के कर्ज में रहो। दूसरा ऑप्शन, कंपनी के छोटे छोटे हिस्से बेच दो, ओनरशिप थोड़ी सैक्रिफाइस करो, लेकिन पैसा वापस ना देना पड़े। ज्यादातर कंपनीज आखिर में दूसरा ऑप्शन चुनती हैं। इसे कहते हैं गोइंग पब्लिक, मतलब अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक के लिए खोल देना ताकि कोई भी उसके शेयर्स खरीद सके। इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते हैं और बदले में कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। ये प्रोसेस होती है IPO के थ्रू, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी लोगों से कहती है, हमारी कंपनी की वैल्यू लगभग 80,000 करोड़ रुपए है, हम कंपनी का 20% बेच रहे हैं, हमें 16,000 करोड़ रुपए दो और कंपनी के शेयर्स ले लो। फिर इन्वेस्टर्स बाय इन करते हैं, कंपनी को पैसा मिल जाता है, शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। अब कोई भी उन शेयर्स को खरीद या बेच सकता है। कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाद में स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे, क्योंकि कंपनी अपना पैसा पहले ही ले चुकी होती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो बस लोगों के बीच ओनरशिप की बाइंग और सेलिंग होती है, और यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। क्योंकि स्टॉक प्राइसेस ज्यादातर समय कोई सेंस नहीं बनाती। थ्योरी कहती है, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, अगर कंपनी नुकसान करे तो स्टॉक नीचे गिरना चाहिए। लेकिन रियलिटी अलग है। असल में स्टॉक प्राइसेस चलती हैं लोगों की फीलिंग्स पर, फियर पर, ग्रीड पर, हाइप पर, पैनिक पर, रूमर्स पर, ट्वीट्स पर और कभी कभी मीम्स पर भी। कोई CEO ट्विटर पर कुछ बेवकूफी बोल दे, स्टॉक 10% गिर जाता है। कंपनी प्रॉफिट दिखाए फिर भी स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि लोगों को और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद थी। कंपनी लॉस दिखाए फिर भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि लोगों ने सोचा था नुकसान और बड़ा होगा। कुछ भी समझ नहीं आता जब तक तुम्हें एक चीज समझ ना आ जाए, स्टॉक प्राइसेस आज के बारे में नहीं होती, वो कल के बारे में होती। इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी आज कितनी वैल्यूएबल है, उन्हें फर्क पड़ता है कि 5 साल बाद वो कितनी बड़ी बन सकती है। अगर सबको लगता है कि टेस्ला फ्यूचर में कार इंडस्ट्री डोमिनेट करेगी, तो टेस्ला का स्टॉक आज ही ऊपर चला जाता है, चाहे कंपनी आज प्रॉफिट में हो या नहीं। और अगर लोगों को लगता है कि कोई कंपनी खत्म होने वाली है, तो उसका स्टॉक आज ही क्रैश होने लगता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट कई बार लॉजिक से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पर चलता है। चाहे कोई कंपनी आज भी प्रॉफिट कमा रही हो, फिर भी उसका स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है। हर इंसान फ्यूचर पर वोट करता है और मेजॉरिटी का वोट प्राइस तय करता है। अगर तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्शन सही निकला तो रिटर्न्स पागलपन वाले हो सकते हैं। 2014 में एनवीडिया का स्टॉक लगभग 300 रुपए के आसपास था। उस समय AI इतना मेन स्ट्रीम नहीं था, ज्यादातर लोगों को ग्राफिक्स चिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर देख लिया था। उन्हें लगा एक दिन AI पूरी दुनिया बदल देगा और एनवीडिया के चिप्स उसे पावर करेंगे, और वो सही निकले। 2024 तक
एनवीडिया का स्टॉक हजारों प्रतिशत ऊपर जा चुका था। अगर किसी ने 2014 में करीब 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास होती, यानी लगभग 22,000% रिटर्न। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एनवीडिया 2014 में दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने सही गेस किया कि फ्यूचर में वो क्या बनने वाली है। स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो फ्यूचर सही देख पाते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि फ्यूचर कोई रिलायबली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। अब सवाल आता है, ये पूरा मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है? ये सारी बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये बेसिकली मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक वैसे जैसे ईबे पर लोग चीजें खरीदते और बेचते हैं, बस यहाँ कंपनीज खरीदी और बेची जाती हैं। कोई इंसान एप्पल का स्टॉक 12,000 रुपए में बेचना चाहता है, वो लिस्ट कर देता है। कोई दूसरा इंसान उसी प्राइस पर खरीदना चाहता है, वो खरीद लेता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ऐसी हजारों डील्स हर सेकंड होती रहती हैं। बायर्स और सेलर्स लगातार मैच होते रहते हैं। जिस प्राइस पर आखिरी डील होती है वही करंट स्टॉक प्राइस बन जाती है। बस इतना ही सिंपल है। अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो प्राइस गिरता जाता है जब तक किसी को वो चीप ना लगे, और अगर हर कोई खरीदना चाहता है तो प्राइस ऊपर जाता रहता है जब तक सेलर्स आना शुरू न करें। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ज्यादातर लोग स्टॉक्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें कंपनी बहुत अमेजिंग लगती है। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर तब जाता है जब दूसरे लोग खरीदते हैं। मतलब लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी खरीदेंगे। और सबसे क्रेजी बात, एक ही समय पर लगभग हर इंसान यही सोच रहा होता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट कई बार इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि लोगों को कंपनी से ज्यादा फर्क क्राउड से पड़ता है, और जब क्राउड पैनिक करता है तो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती। कभी मार्केट लगातार ऊपर जाता है, इसे कहते हैं बुल मार्केट। हर इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है, प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, लोग लगातार खरीद रहे होते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग लगती है, स्टॉक्स 10%, 20%, यहाँ तक कि 50% तक ऊपर चले जाते हैं। लोग खुद को अमीर महसूस करने लगते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर प्राइसेस और ऊपर चली जाती हैं। ये साइकिल कई सालों तक चल सकती है, लेकिन फिर कुछ न कुछ टूटता है। शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, शायद कोई पेंडेमिक आ जाए, या शायद लोगों को अचानक एहसास हो जाए कि प्राइसेस जरूरत से ज्यादा ऊपर जा चुकी हैं। असल ट्रिगर क्या है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अचानक क्राउड का मूड बदल जाता है। अब हर कोई बेचने लगता है। इसे कहते हैं बेयर मार्केट। प्राइसेस 20%, 30%, कभी कभी 50% तक गिर जाती हैं। लोग पैनिक करते हैं और ज्यादा बेचते हैं। फिर प्राइसेस और गिरती हैं, पैनिक और बढ़ता जाता है, और यही बन जाता है मार्केट क्रैश। सबसे डरावनी बात, क्रैशेस बहुत तेजी से आते हैं। बुल मार्केट सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन बेयर मार्केट्स खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। कई बार जो पैसा बनाने में 5 साल लगे हों वो एक हफ्ते में गायब हो सकता है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट लगभग 50% गिर गया, हाउसिंग बबल फूट गया, बैंक्स फेल हो गए और लाखों लोगों ने अपने घर और सेविंग्स खो दिए। फिर 2020 में कोविड क्रैश आया, मार्केट सिर्फ 3 हफ्तों में लगभग 34% गिर गया, लेकिन उसके बाद सिर्फ 6 महीनों में वापस रिकवर भी कर गया। इतनी तेजी से क्रैश और रिकवरी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्रैशेस नॉर्मल है, ये होते रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री में मार्केट हर बार इवेंचुअली वापस रिकवर हुआ है। लेकिन लोग हमेशा रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्जैक्टली उसी समय स्टॉक बेच देते हैं जब मार्केट सबसे नीचे होता है। वो अपना लॉस लॉक कर लेते हैं, डर जाते हैं और फिर कभी मार्केट में वापस नहीं आते। यही वजह है कि ज्यादातर लोग स्टॉक्स में पैसा लूज करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत स्टॉक खरीदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत समय पर बेच दिया। अब मैं तुम्हें 2 ऐसे मार्केट क्रैशेस दिखाता हूं जो परफेक्टली बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना इनसेन है। साल 2012, इंटरनेट अभी अभी मेन स्ट्रीम हुआ था। हर इंसान को लगने लगा कि फ्यूचर इंटरनेट का है, और फिर इन्वेस्टर्स ने किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा फेंकना शुरू कर दिया जिसके नाम के आगे .com लगा हो। Pets.com एक ऑनलाइन पेट सप्लाई कंपनी थी। उनका मैस्कॉट था एक सॉक पपेट डॉग, और उनका बिजनेस मॉडल 50 किलो का डॉग फूड ऑनलाइन बेचो और लोगों के घर तक इतनी सस्ती डिलीवरी करो कि डिलीवरी का खर्च प्रोडक्ट से भी ज्यादा पड़ जाए। मतलब हर सेल पर कंपनी नुकसान कर रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। इन्वेस्टर्स को बस इंटरनेट क्रेज दिख रहा था। Pets.com ने लगभग 680 करोड़ रुपए रेज किए, पब्लिक कंपनी बनी और करीब 2500 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में उड़ा दी। उन्होंने सुपर बोल में एड खरीदा सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, और उस एड पर ही लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। स्टॉक मार्केट में आते ही उनका शेयर प्राइस तेजी से ऊपर गया। हर इन्वेस्टर को लग रहा था वो जीनियस है, लेकिन सिर्फ 9 महीने बाद कंपनी बंद हो गई।
268 दिनों में करीब 2500 करोड़ रुपए जला दिए गए। स्टॉक की कीमत जीरो हो गई, इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब गया। और मजेदार बात यह है, कंपनी से ज्यादा फेमस उसका सॉक पपेट बन गया। और pets.com अकेली नहीं थी, वेबवैन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी थी। उन्होंने हजारों करोड़ रेज किए और सिर्फ 2 साल में बैंकरप्ट हो गए। Cosmo.com कहती थी कि वो 1 घंटे के अंदर कुछ भी डिलीवर कर देगी, फ्री डिलीवरी, कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं। तुम सिर्फ 10 रुपए की च्युइंग गम भी ऑर्डर करो तो भी कोई इंसान बाइक लेकर 1 घंटे के अंदर फ्री में डिलीवर करने आ जाता था। शॉकिंगली वो प्रॉफिटेबल नहीं था। सिर्फ 3 साल में कई कंपनीज बैंकरप्ट हो गईं। 2002 तक .com बबल पूरी तरह फूट चुका था। स्टॉक मार्केट अपने पीक से लगभग 78% गिर गया। करीब 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू गायब हो गई। लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, रिटायरमेंट फंड्स डूब गए, कई लोगों के घर तक बिक गए। और दुनिया ने एक लेसन सीखा, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट मत करो जिन्हें तुम समझते नहीं हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, असल में किसी ने ये लेसन सीखा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह अलग था। .com बबल नेव ऑप्टिमिज्म था, लेकिन अगली बार जो हुआ वो जानबूझकर किया गया था और उसने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला दिया। तो अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो ये करो, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, S&P 500 जैसी किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। हर महीने ऑटोमेटिकली थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होने दो और फिर उसे बार बार मत देखो। 20 साल बाद वापस चेक करना। बोरिंग लगता है? क्या इससे तुम ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे? शायद नहीं, लेकिन क्या इससे तुम आज से फाइनेंशियली काफी बेहतर हो जाओगे? ऑलमोस्ट निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका है। और सच कहे तो धीरे धीरे वाला तरीका ही एक्चुअली काम करता है, बाकी सब बस गैम्बलिंग है, बस थोड़ी फैंसी लैंग्वेज के साथ। और अगर तुम्हें सिर्फ गैम्बल ही करना है तो फिर लास वेगस चले जाओ, कम से कम वहां फ्री ड्रिंक्स तो मिलती हैं। तो यही है स्टॉक मार्केट, पूरा सिस्टम 20 मिनट में। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारा कोवर्कर गोवा में मोटिवेशनल कोट्स क्यों डाल रहा है और तुम अभी भी अपनी डेस्क पर क्यों बैठे हो। वो लकी था, तुम नहीं। लेकिन लक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पेशेंस है, और पेशेंस हर बार लक को हरा देती है।